नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय सारी दुनिया की निगाहें वाशिंगटन पर टिकी हुई हैं, खासकर उन देशों की जिनके जो इस समय युद्ध में लगे हुए हैं, क्योंकि उन सब की वो ये देखना चाहते हैं कि जो नए राष्ट्रपति वहाँ चुने गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी को पद संभालेंगे, वो किस तरह की नियुक्तियाँ कर रहे हैं। वो अपने जो उनका प्रशासन अगले साल, अभी उसमें तकरीबन 2 महीने या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय बाकी है, वो आएगा, तो वो उसमें जो लोग उनके महत्वपूर्ण पदों को संभालेंगे उनका क्या रुझान रहा है, क्योंकि उससे एक अंदाज़ा लगता है कि ट्रंप के समय में अमेरिका क्या नीति अपनाएगा। वैसे तो दुनिया भर के मामले में, लेकिन खासकर जो इजराइल फ़िलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, और चीन के साथ जो तनाव बढ़ते गए हैं, खासकर अभी वहाँ कोई जिसे हॉट वॉर कहते हैं वो तो नहीं चल रहा है, लेकिन कोल्ड वॉर एक तरह का चल रहा है। और उसमें सबसे जो चीन और खासकर चीन की और दुनिया के तमाम देशों की निगाहें यह देखने पर लगी हुई हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सचमुच चीन से जो उत्पाद वहाँ आयात होते हैं अमेरिका में, उस पर 60% वो टैरिफ लगाएंगे। इसके अलावा जो बाकी दुनिया से जो चीज़ें आती हैं उनके यहाँ, जिसमें भारत भी शामिल है, जैसा कि उन्होंने चुनाव के समय अपने वादे में कहा है कि उससे वो 10 से 20% उसके ऊपर टैरिफ जो आयात शुल्क होता है वो लगा देंगे। ट्रंप का कहना है कि इस कदम से वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को, जो इस समय काफ़ी डामाडोल और बदहाल है, उसको वो सुधार लेंगे, क्योंकि जब इससे पैसा आएगा, जो टैक्स बढ़ेगा उससे, तो वो अपने देश में जो धनी लोग हैं उनके इनकम टैक्स में छूट दे देंगे, फिर वो लोग निवेश करेंगे। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन यही उनकी सोच है। अब जो नियुक्तियां उन्होंने की हैं उस पर उसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो पहला उन्होंने जो संकेत दिया, बहुत पॉजिटिव संकेत दिया। ये बहुत ही एक कयास था कि क्या माइक पॉम्पियो, जो जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति थे तो उसमें वो विदेश मंत्री थे और बड़े ही उग्र रुख के विदेश मंत्री हैं। युद्ध को लेकर उनका, जिसे कहते हैं हॉक, बहुत ही सख्त रुख रखने वाले वो व्यक्ति हैं। पहले वहाँ की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन सब के साथ भी वो काम कर चुके हैं। अब ख़ासकर ईरान को लेकर उनको बहुत उनका जो नज़रिया रहा है बहुत आक्रामक रहा है। पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे और ईरान के साथ जो बराक ओबामा के समय में परमाणु समझौता हुआ था उससे जब उन्होंने अपने देश को अलग किया, तो उसमें माइक पॉम्पियो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इस बार अमेरिकी मीडिया और सोशल मीडिया ऐसी चर्चाओं से भरा पड़ा था कि माइक पॉम्पियो को इस बार डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री बनाया जाएगा। अगर ये कदम उठाया जाता तो इसके संकेत होते, और तब ये माना जाता कि ट्रंप जो हैं, जिन्होंने अपने को शांति के उम्मीदवार के रूप में पेश किया, और उन्होंने जो हालांकि खुलकर कभी नहीं कहा, लेकिन जो संकेत दिए, उसका नतीजा ये हुआ कि उनको मुस्लिम जो मतदाता हैं अमेरिका के, उसमें भी खासकर जो अरब मूल के मुस्लिम हैं, उनके बहुसंख्यक ने इस बार उनको, या तो उनको वोट दिया, कमला हैरिस को तो वोट गया ही, बहुत ही कम वोट गया जितना पहले मिलता था। जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया उन्होंने थर्ड पार्टी कैंडिडेट को वोट दिया। और उसके बाद ये आंकड़ा भी पिछले चुनाव के बाद में, जब अलग अलग समुदायों ने किसको पसंद किया, ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो ये देखकर आश्चर्य हुआ, हैरत अंगेज आंकड़ा आया कि अमेरिका में जो यहूदी समुदाय के लोग हैं, जो परंपरागत रूप से रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक रहे हैं, उनके 79% ने इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया, कमला हैरिस को। कमला हैरिस जो है वो जिस तरह से
कमला हैरिस और जो बाइडन के प्रशासन ने इजराइल की मदद की है गाजा में और लेबनान में मानव संहार करने में, तो इससे ऐसा लगता है कि अमेरिका के भीतर भी जो इजराइल के समर्थक समूह हैं वो काफ़ी खुश थे। तो ये था कि क्या इस बार कैसा रुख रहेगा ट्रंप का। तो अभी उन्होंने परसों एक बहुत ही उसमें उन्होंने सकारात्मक संदेश दिया जब उन्होंने एक ट्वीट करके बताया सोशल मीडिया पर कि वो माइक पोम्पियो और निकी हेली जो एक और उग्र रुख वाली नेता हैं, ये दोनों न्यू कॉन्स माने जाते हैं जो दुनिया पर अमेरिका का वर्चस्व बढ़ाने के समर्थक हैं, इन दोनों को वो अपने प्रशासन में कोई जगह नहीं देंगे। ये उन्होंने अपने ट्वीट में साफ किया। उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों को इनवाइट नहीं कर रहा हूँ। इसका काफ़ी स्वागत हुआ और ख़ासकर पश्चिम एशिया में और वहाँ के जो अरब मूल के लोग हैं उन्होंने इसका स्वागत किया, क्योंकि अगर माइक पोम्पियो बनते और निकी हेली भी आती तो उसका संकेत यही जाता कि ट्रंप बहुत ही उग्र रुख रखने जा रहे हैं। लेकिन खैर अब उन्होंने साफ कर दिया है कि इन दोनों की उनकी प्रशासन में कोई भूमिका नहीं होगी। इससे पश्चिम एशिया में उनका क्या रुख होगा इसको लेकर असमंजस बहुत बढ़ गया है, कयास बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई साफ संकेत नहीं दिया है अपनी नियुक्तियों से जिससे कि ये मालूम हो कि वो क्या, जैसा कि वो बार बार चुनाव अभियान के दरमियान कहते थे कि वो राष्ट्रपति बने तो युद्ध रुकवा देंगे, रोक देंगे, तो क्या वो सचमुच उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और वो इजराइल पर इतना दबाव बनाएंगे, वहाँ के खासकर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर, बेंजामिन नेतन्याहू पर, कि जो मानव संघार चल रहा है उसको रोकने के लिए वो मजबूर हो जाएं। अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने पहला संकेत जो दिया वो पॉजिटिव दिया है। इसको लेकर पहले तो ये माना जा रहा था कि ट्रंप से उम्मीद रखने की कोई वजह नहीं है, और पूरी प्रतिक्रियाएं जो थी, ईरान की प्रतिक्रिया जो थी, हिजबुल्लाह की जो प्रतिक्रिया थी वो यही थी कि ठीक है हम तो पहले से तैयार हैं और हम अपनी तैयारी हमारी तो पहले से चल रही है, हमारा युद्ध तो चल ही रहा है, ट्रंप को जो करना है वो करें। लेकिन पहले संकेत ने अब असमंजस बढ़ा दिया है। लेकिन यही जो संकेत है वो दूसरे मोर्चों के मामले में नहीं है। यूक्रेन पर तो उनकी बहुत पुरानी राय है कि मैं युद्ध रोक दूंगा, मैं यूक्रेन की मदद रोक दूंगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें उन्होंने एक उल्टा कदम जो ये उठाया है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की है अपने प्रशासन के लिए, अभी नियुक्ति की नहीं है, नियुक्ति करने का संकेत दिया है, जिनकी यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ जो कड़े रुख वाले माने जाते हैं। हालांकि ये देखने की बात होगी कि ये उनका रुख अभी भी वही है जो पहले था या नहीं, लेकिन ये पहला संकेत जो है वो इसी तरह का आया है। अब ये जो चर्चाएं चल रही हैं इसी बीच एक सकारात्मक खबर भी आई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर दी है कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद, चुनाव उनका मंगलवार को वो जीते थे, गुरुवार को पिछले हफ्ते ही उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन, व्लादिमीर पुतिन रूस के जो राष्ट्रपति हैं, उनसे उन्होंने फ़ोन पर बात की। ये इसलिए सकारात्मक खबर है क्योंकि बाइडेन प्रशासन के समय में पुतिन से बात ना करने की एक तरह की कसम खा रखी गई थी। पुतिन को लेकर तमाम तरह की जो बातें की गई और उनको दुनिया में अलग थलग करने की घोषणा की गई थी। लेकिन यह जो खबर आई कि उन्होंने बातचीत की है, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उन्होंने पुतिन को सलाह दी कि वो अभी यूक्रेन के ख़िलाफ़ युद्ध तेज ना करें, उसमें तेज़ी ना लाएं, यानी जाहिर है कि जिस रूप में युद्ध चल रहा है वैसे ही वो चलाएं, ताकि जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो वो अपनी पहल कर सकें। तो ये बात काफ़ी सकारात्मक रही है। लेकिन इसके साथ जो कुछ नियुक्तियों की जो खबरें हैं, अभी चर्चा है, नियुक्तियां तो अभी तब होंगी जब वो सीनेट में जाएगा और सीनेट में उस पर मतदान होगा। अमेरिका में नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी जटिल होती है, लेकिन आमतौर पे राष्ट्रपति जो चाहते हैं वो नियुक्तियां हो जाती हैं, कुछ नियुक्तियों को सीनेट ठुकरा देता है। तो ये दो मोर्चे ऐसे हैं जिसमें कि असमंजस बना हुआ है, यूक्रेन का मोर्चा और फिलिस्तीन इजराइल का मोर्चा। लेकिन चीन के साथ जो तनाव है उस पर कोई असमंजस ट्रंप ने नहीं छोड़ी है।
ये खबर आ गई है कि उन्होंने ये फाइनेंशियल टाइम्स जो ब्रिटेन का अखबार है उसने ये खबर दी है कि उन्होंने रॉबर्ट लाइटहाइजर, जो पिछली बार अमेरिका के व्यापार वार्ताकार थे, ट्रेड नेगोशिएटर थे, उनको उन्होंने फिर ऑफ़र किया है कि आप आकर ये पद संभालिए हमारे प्रशासन में। ये जो लाइटहाइजर हैं, इन पिछली बार जो चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू किया गया था उसके लिए यही जिम्मेदार माने जाते हैं। तब चीन से आने वाली कुछ चीज़ों पे टैरिफ लगाया गया, शुल्क लगाया गया। बाद में बाइडेन प्रशासन ने कुछ और उसको आगे बढ़ाया। अब इनकी फिर से नियुक्ति की खबर से ये साफ संकेत गया है कि ट्रंप अपने इस चुनावी वादे पर गंभीर हैं कि वो चीन के खिलाफ वहाँ से जो सामान आयात होता है उस पर बहुत हेवी टैक्सेशन करेंगे। लेकिन बात सिर्फ चीन के लिए चिंता की नहीं है, क्योंकि जापान से की जो स्टील कंपनी है निप्पॉन, ये मीडिया में उसके लिए भी ये काफ़ी चिंता की बात बताई गई है। वैसे तो सारी दुनिया के लिए बताई गई है, क्योंकि ऐलान ये है, वादा ये है कि दुनिया भर से जो आयात होता है उस पर 10 से 20%, चीन से जो आयात होता है उस पर 60% ये टैक्स, ये आयात जो कस्टम होता है ये अमेरिका में लगाया जाएगा। तो इस खबर से, ये जो नियुक्ति की जो खबर आई है, इस नियुक्ति से ये बहुत साफ है कि चीन के मामले में ट्रंप कोई नरमी दिखाने नहीं जा रहे हैं। एक और जिस मुद्दे पर वो नरमी नहीं दिखाएंगे, इसका संकेत उन्होंने चुनाव जीतने के हफ्ते भर के अंदर दे दिया है, वो है जो वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स, जो गैर कानूनी बाहर से आकर जो लोग आए हैं, ये उनका वादा है कि अब तो एक तो वो सीमा पर उनका आना रोक ही देंगे, जो लोग आ चुके हैं उनको भी वापस भेजेंगे। कहाँ वापस भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, सारे सवाल अभी डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन यह उन्होंने जो इसके लिए टॉम होमन को अपना इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बनाया है। देखिए, इसमें ख़ास बात यह है कि ये कस्टम भी इसमें शामिल है। इमिग्रेशन तो है ही, इमिग्रेशन माने बाहर से जो लोग आते हैं, जो गैर कानूनी ढंग से आते हैं। अमेरिका में ऐसे 11 मिलियन लोग बताए जाते हैं, यानी 1 करोड़ 10 लाख के लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से वहाँ आ गए हैं। वो वहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे का वहाँ जन्म हुआ है। वो बच्चे जो हैं, अमेरिका का जो नियम है कि जो अमेरिका की धरती पर जन्म लेता है उसको नागरिकता मिल जाती है, यानी वो बच्चे अमेरिका के नागरिक हैं। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या बच्चे वहाँ रहेंगे और माता पिता को बाहर कर दिया जाएगा। फिर सवाल यह भी उठा है क्योंकि वो जो लोग आए हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो वहाँ की कंपनियों में, वहाँ पर जो ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इन सारी जो छोटे छोटे काम बहुत, वो कम सैलरी पे काम करते हैं, और इसलिए कंपनियां और जो कारोबारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए। लेकिन क्या वो उन कंपनियों और जो कारोबारी हैं उनको नाराज़ कर ये कदम उठाएंगे? क्योंकि ये जो धनी लोग हैं, कारोबारी हैं, इनका काफ़ी समर्थन ट्रंप के साथ रहा है। हालांकि बहुत उतना ही समर्थन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भी रहता है। दोनों पार्टियां उन्हीं की फंडिंग से चलती हैं और सत्ता में आने के बाद उनके ही हितों के मुताबिक काम करती हैं। लेकिन अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जाता है तो ये कंपनियों के हित के खिलाफ काम होगा, ऐसा समझा जा रहा है। उन्होंने ये जो नियुक्ति की है, ये कस्टम भी इनको देखना है, यानी जो बाहर से जो सामान आता है उस पर जो टैक्स तय होता है वो लगे, इसका इन्फोर्समेंट भी उनको देखना है। जो टैक्स लगाया जाएगा, जो उसके लिए जो निर्णय करने वाले जो अधिकारी हैं, रॉबर्ट लाइटहाइजर, वो भी काफ़ी सख्त रुख वाले हैं। लेकिन इसको भी लेकर अमेरिका में बड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि अगर ये सब होता है, कस्टम वगैरह बढ़ता है, तो अमेरिका में काफ़ी महंगाई बढ़ेगी और दूसरे देश, चीन जैसा देश, जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को, वहाँ के कारोबारियों को नुकसान होगा। यह सारी ऐसे सवाल हैं जो इस समय अमेरिका में, और अमेरिका चूँकि वहाँ जो कदम उठाया जाएगा उससे दुनिया के ज़्यादातर देश प्रभावित होंगे।
तो उन देशों में इस समय एक असमंजस का माहौल बना हुआ है। सबसे ज़्यादा असमंजस उन उन मोर्चों पर है जहाँ युद्ध या तो कोल्ड वॉर या हॉट वॉर, यानी जहाँ पर या तो सीधा युद्ध चल रहा है या जहाँ युद्ध होने की आशंका है, जैसा कि चीन का मोर्चा है। तो इन सभी जगहों पर असमंजस कुछ ज़्यादा है। शायद चीन में असमंजस कुछ अब दूर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें जो थोड़ी बहुत उम्मीद होगी कि शायद सत्ता में आने के बाद ट्रंप का रुख कुछ नरम होगा, तो उसका कोई संकेत उसमें नहीं है। वो तो बहुत साफ संकेत है कि वो चीन के खिलाफ जो उन्होंने माहौल भी बनाया, और ये 2016 से वो कर रहे हैं। फिर सत्ता में आने पर उन्होंने उसी समय चीन और अमेरिका का जो आज का टकराव है वो शुरू हुआ था, तो उसमें उनका रुख बदला नहीं है और वो उसी रास्ते पे बढ़ेंगे। यूक्रेन में वो क्या करेंगे और पश्चिम एशिया में क्या करेंगे, इस पर उन्होंने अपने आरंभिक फैसलों से जो नियुक्ति संबंधी हैं, जो अपॉइंटमेंट इसके बारे में है, उससे असमंजस बढ़ा दिया है। और ये जो असमंजस है, आप देखिए दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में है। आप कोई भी अखबार में देखिए तो इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। जो विश्लेषक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, इन नियुक्तियों के क्या मतलब हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी इस कोशिश में लगे रहेंगे और जो चीज़ें चर्चा में हैं उनको लेकर इस अपडेट में आपके पास आएंगे। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।